पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेहत संबंधित इस खास शो में जिसका नाम है डॉक्टर से पूछो। मैं डिम्पिका। हर बार हम लोग यही सोचते हैं कि आखिर सही रहने का, स्वस्थ रहने का क्या एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले की तलाश के लिए जब भी आप भटक रहे होते हैं, उसके लिए हमारा शो आपके सामने आ जाता है, जहां हम आपको एक फ्रीडम देते हैं अपने सवाल पूछने की, और हमारे जवाब देने के लिए यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं डॉक्टर एस रंजन। तो आइए स्वागत करते हैं MBBS डॉक्टर एस रंजन जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सब। नमस्ते। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहला सवाल लेते हैं, और ये पहला सवाल हमें भेजा है जयश्री जी ने बैंगलोर से। मैम, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम जयश्री, एज 68। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा फैमिली हिस्ट्री ग्लोकोमा है, 7-8 प्रीवियस जनरेशन में 7-8 जनों का। तो डॉक्टर बोलते हैं हमेशा चेकअप में रहना, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है, ये टेंशन, कभी कभी ये डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरा टेंशन ज़्यादा हो जाता है आपका, मुझे कंफर्टेबल नहीं फील होता है। इसलिए मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मैं इसको मेडिटेशन वाइज या कैसे वो कर्मा खाली करूँ जिससे मेरा वो फोबिया कम हो जाता है, मेरा आइज बिल्कुल ठीक। जयश्री जी, पहली बात आपको ये समझनी है कि यहाँ पे कर्मा से ज़्यादा कॉमन नॉलेज, हेल्थ नॉलेज की ज़रूरत है। यहाँ तक कि आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको भी हेल्थ नॉलेज की ज़रूरत है। ये किताब का नाम मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। इसकी 2 कॉपी मंगाइए, एक आप अपने पढ़ने के लिए और एक अपने डॉक्टर को देने के लिए। जेनेटिक्स के फील्ड में इपीजेनेटिक्स का कंसेप्ट आ चुका है। इपीजेनेटिक्स यानी कि जीन को रेगुलेट इन्वायरमेंट करता है। हमारा माइंड हमारे जीन को रेगुलेट करता है। इपीजेनेटिक्स के कंसेप्ट को आपको समझने की ज़रूरत है। ये बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब इंग्लिश में ही उपलब्ध है, आप इसको अमेजोन से मंगाएं, इसे अच्छे से पढ़ें, समझें इपीजेनेटिक्स के कंसेप्ट को। इपीजेनेटिक्स के कंसेप्ट आ जाने के बाद भी डॉक्टरों की प्रैक्टिस में इसका प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। जीन उतने महत्वपूर्ण नहीं है, फैमिली हिस्ट्री महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपने लाइफ को किस लाइफ स्टाइल से जी रहे हैं, क्या माइंडसेट से जी रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। हाँ, आपको अपने लाइफ में तनाव को, टेंशन को कम रखने की ज़रूरत है। अगर तनाव या टेंशन को आप कंट्रोल नहीं रखते हैं, लाइफ में टेंशन हुई, नींद डिस्टर्ब हुई और वैसे ही ज़िंदगी को खींच रहे हैं, तो फिर समस्या जो है वो प्रकट हो सकती है। अपनी नींद को रेस्पेक्ट करें, अपनी नींद को प्रॉपर पूरा लें, कभी भी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कई बार होता है हमारा कोई फैमिली फंक्शन है, कोई गेट टुगेदर है, कोई ट्रैवल है, तो हम नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, काम चला लेते हैं, लेकिन नींद का बहुत महत्व है। ध्यान तो आप अभ्यास कर ही रहे हैं, लेकिन ध्यान के साथ साथ जो आपको थोड़ा चक्रों के बारे में समझें, जो फोबिया बता रहे हैं, जो फोबिया क्यों होता है हमें, हमारे शरीर में जो नीचे से दूसरे नंबर का चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, उसके तल पे आपको उस चक्र को थोड़ा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमारे चक्र हेल्दी हो तब फोबिया गायब होगा। मेडिटेशन से अपने स्वाधिष्ठान चक्र को अच्छा करना है, डर को समझना है, डर को जीतना है ना। अननेसेसरी डर आपको आपके डॉक्टर ने जो दे दिया है, मेडिकल सिस्टम जो है वही काफ़ी हद तक फियर से बेस्ड है। यहाँ पर ज़्यादा डर की बातें होती हैं, पॉजिटिविटी की बातें काफ़ी कम होती हैं। तो आप इपीजेनेटिक्स के कंसेप्ट को समझें, नॉलेज को बढ़ाएं, स्वाधिष्ठान चक्र को अच्छा करें, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पुस्तक को पढ़ें और अपने डॉक्टर को भी गिफ्ट करें। इपीजेनेटिक्स का कंसेप्ट अगर समझ में आ गया डॉक्टरों को, तो फैमिली हिस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये इस इपीजेनेटिक्स का जो कंसेप्ट है, इपीजेनेटिक्स की खोज करते हुए वैसे तो कई साइंटिस्ट लोगों ने इस पर काम किया है, लेकिन डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो हैं वो पब्लिक डोमेन में भी आकर इस नॉलेज को दे रहे हैं। स्टेम सेल पर रिसर्च करते हुए, सेल बायोलॉजी पर रिसर्च करते हुए डॉक्टर ब्रूस लिप्टन को ये रियलाइज हुआ कि सेल के अंदर क्या है, उससे सेल का ग्रोथ
जीन का एक्सप्रेशन प्रभावित नहीं होता, बाहर से उसको क्या मिल रहा है। जो टिश्यू कल्चर सेल को जब ग्रो करते हैं तो जो उसका जो मीडियम है, उस मीडियम में किस तरह के न्यूट्रिशन कंपाउंड है, किस तरह के न्यूट्रिशियस मटेरियल है, कितना फेवरेबल टेम्परेचर है, कितना फेवरेबल बाकी सब फैक्टर्स हैं, वो प्रभावित करता है कि स्ट्रेस जीन या दूसरे जीन एक्सप्रेस होते हैं। इस एक्सप्रेशन को फेनोटाइप कहते हैं। जो जीन का जो कंपोजिशन है उसको जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप कुछ भी रहे, इन्वायरमेंट को बदलकर, टिश्यू कल्चर जो कल्चर है उसका जो मीडियम को बदलकर फेनोटाइप्स को बदला जा सकता है। इसको एक सिंपल लैंग्वेज से मैं इस तरह से भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कहीं पर बारूद है, तो बारूद है तो फटने का और आग लगने का डर है ना, वो ज्वलनशील है। लेकिन अगर उसको आप पानी में डाल दें तो कुछ नहीं काम का है, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर जो जीन, जो हेरिडिटरी कंडीशन को बोल रहे हैं, जो जीन, वहाँ पे अगर हम इस रिलैक्सेशन में रहते हैं, अगर हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी है, तो वो जीन रहेंगे भी तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो बीमारी जो है वो प्रकट नहीं हो सकती, है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इपिजेनेटिक्स को, नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है और थोड़ा सेवा करना भी सीखिए। अगर आपने कर्मा की पॉइंट उठाई, वैसे तो कर्मा का यहाँ पे ज़्यादा कनेक्शन है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो कर्म तो सबसे अच्छे हमारी लाइफ में होते हैं हमारे देने के भाव से। जब हम ज्ञान देते हैं, ध्यान का ज्ञान देते हैं, अगर मेडिटेशन को हम सिखाते हैं, लोगों को बांटते हैं, आध्यात्मिकता को बांटते हैं, जितना हम प्रेम को बांटते हैं, उतना हमारे जीवन में हमारे कर्माज अच्छे होते हैं, है ना। तो कर्म पे के लेवल पे भी आप काम कर सकते हैं। कर्म पे तो कार्य करना ही चाहिए। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। आप इन सभी चीज़ों का उपयोग करेंगे तो बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। सर, जैसे कि जयश्री जी को डर है, थोड़ा सा एक तरीके का डाउट है कि क्या ये बीमारी मुझे हो जाएगी, और उसका तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि एक तो सकारात्मकता और ऊपर से एक पूरा थ्योरी है इसके पीछे, एपिजेनेटिक्स की थ्योरी जी। तो क्या खान पान के जरिए भी इस बीमारी से हम थोड़ा सा खुद को बचा सकते हैं? देखिए, खान पान का डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, लेकिन अब जब यहाँ पर जो फैमिली हिस्ट्री अगर बोल रहे हैं, मतलब कोई ऐसे जीन होंगे जो ग्लूकोमा को या किसी भी कंडीशन में, सिर्फ ग्लूकोमा यहाँ पे एग्जांपल है, ग्लूकोमा की सिर्फ बात नहीं है, कोई भी बीमारी हो, फैमिली हिस्ट्री की हो, जैसे डायबिटीज का और कैंसर का थोड़ा लोग ज़्यादा घबराते हैं। फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज भी हो तो भी अगर नीचे के जनरेशन के लोग हैं, अगर वो अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, स्ट्रेस से बचे रहें, तो बचे रहेंगे। तो अगर भोजन की बात है तो हमें उस भोजन को प्रायोरिटी देना है जो हमारी लाइफ स्टाइल, जो हमारे लिए नेचुरल है, यानी कि सब्जियों का प्रयोग। अगर हम सब्जियां खाते हैं, प्रकृति से जो आया हुआ भोजन है, जो जितना ताज़ा भोजन है, वो हमारे शरीर के लिए उतना हमारे लिए ठीक रहता है। जो स्ट्रेस होता है, जब भी हम स्ट्रेस के जीन हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में अपना काम दिखाएं, बीमारी वाले जीन, तो वो तब दिखाएंगे जब अच्छा इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन, अच्छे केमिकल्स नहीं है। अगर हमारा प्राणा रिच डाइट है, अगर सात्विक भोजन है, अगर ताज़ा भोजन है ना, तो जो है बॉडी रिलैक्स रहेगी, हमारे सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन को सिर्फ कैलोरी और विटामिन के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है मेडिकल साइंस में, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस में हम प्राण ऊर्जा के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि ताज़ा भोजन में अच्छी ऊर्जा है। तो और ताज़ा भोजन, सब्जियां लेने के अलावा थोड़ा सा हमें फाइबर पे फोकस करना चाहिए। जिन भोजन में फाइबर्स अधिक होता है, जैसे कि मिलेट्स हैं ना, मिलेट्स का भोजन भी अच्छा रहेगा अगर हम लेते हैं तो। मिलेट्स आर बेटर देन व्हीट एंड, गेहूं और चावल से बेहतर है 5 मिलेट्स। तो 5 मिलेट्स का सेवन करना जो है ठीक रहेगा। अमेज़न पे 5 मिलेट के कॉम्बो पैक आते हैं, उनको अदल बदल के उनका सेवन कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपी उनकी मिल जाएगी। मिलेट्स का प्रयोग हर एक रोग में, सिर्फ यहाँ पे ग्लूकोमा की बात नहीं है, सिर्फ फैमिली डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज़ की बात नहीं है, कोई भी बीमारी हो, अगर पता चल रहा है इस बीमारी को ठीक कैसे करें, होगा कि नहीं होगा, अपने भोजन में मिलेट्स ले आएँ तो यह बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देता है, बहुत सारी बीमारियों से हमें को बचाता है। किसी भी बीमारी से अगर जयश्री जी आप पहले ही डर जाएंगे तो शायद वो बीमारी आप पर विजय प्राप्त कर सकती है और आप हार जाएंगे। लेकिन क्यों डरना है जब आपके पास इतने सारे सॉल्यूशन हैं? आपने अच्छी किताबें पढ़नी हैं,
सर ने एक थ्योरी बताई है, आपको उसको जाके रिसर्च करना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है और ध्यान करना है। आप जल्दी ही इस डर से बाहर आ जाएंगे। आपने सवाल पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और ये सवाल हमसे पूछा है पूनम नंदी जी ने मुंबई से। पूछिए अपना सवाल। नाम पूनम नंदी, 37 इयर्स, मुंबई से। फुल बॉडी स्वेलिंग रहता है, ज्यादातर पैर में, एंकल की तरफ। सवाल खत्म। सवाल इतना छोटा कि पूरी तरह से बात। पूनम जी, आपको यह भी बताना चाहिए था कि आपको कमजोरी वगैरह भी होती है क्या? आप अगर आपने कोई ब्लड जांच कराई हो, जैसे हीमोग्लोबिन है या थायराइड है, ये बहुत कॉमन जांचें हैं, अगर कराई हो तो उसका हमें बताना था कि वो नॉर्मल है या नहीं कराई है। अपना सवाल 3 से 5 वाक्यों में भेजा करें तो ठीक होता है, इतना छोटा भी मत भेजें। स्वेलिंग के कई सारे कारण हो सकते हैं। हमारे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, थायराइड हो सकता है, हमारा स्टमक जो है वो कमज़ोर हो सकता है। और पैर के एंकल में आपने बताया है, तो मैं स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूँ। स्टमक का 36 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे घुटने के पास है, ST36, पैर में घुटने के बाहर। तो इस ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मुट्ठी बनानी है, मुट्ठी के नकल से, नुकीले हिस्से से इस दोनों पैर में ST36 का मसाज करना है, एक बार में लगभग 2 मिनट के लिए, और ऐसा 24 घंटे में 5 बार। तो ST36 को अगर मसाज करेंगे तो आपके पैर की स्वेलिंग जो है वो कम होगी। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट का फोटो फिर से लगा दें। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट का एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है ना, ये ऐसी जगह पे है कि ये पैर की हड्डी के बहुत, ST36 का फोटो फिर से लगा दें, इतने कम देर के लिए मत रखिए। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है ये ऐसा का ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है कि यहाँ पे आपको कभी दर्द मिलता है, कभी दर्द नहीं मिलता है। तो दर्द मिले या ना मिले, आपको ST36 को मसाज करना है। इसका आप फोटो खींच के रख ले, इसको अभी काम आएगा। आप परिवार में किसी दूसरे से भी ST36 पे मसाज करवा सकते हैं। और इस ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हल्दी का प्रयोग भी किया जा सकता है। 2 मिनट के दबाने के बाद हल्दी को पानी में घोल के उसका गाढ़ा पेस्ट दोनों ST36 पे लगा ले, लेकिन उस पर थोड़ा सा लाइट एक्सपोज होना चाहिए। अगर लाइट उस पर पाती है तो उसका काम आता है। और एक जनरल एक मेडिकल में मेजर ये भी बताते हैं कि रात में सोते समय अपने पैर को 1 पिलो या 2 पिलो लगा के ऊपर थोड़ा रखना चाहिए, तो एंटी ग्रेविटी का इफेक्ट होता है और फिर वो स्वेलिंग जो है वो कम होती है। और वज्रासन, भोजन के बाद या कभी भी आप वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में अगर बैठ पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो पहले बटरफ्लाई कीजिए। कुछ दिन आप बटरफ्लाई करेंगे तो फिर वज्रासन में बैठने के लिए धीरे धीरे आप कैपेबल हो जाएंगे। तो 5-5 मिनट 2 बार वज्रासन में बैठते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। तो सर, जिस तरह से इन्होंने स्वेलिंग की बात करी, हालांकि बहुत कम शब्दों में इन्होंने अपनी समस्या बताया है, लेकिन फुल बॉडी स्वेलिंग रहना और सिर्फ पैरों में स्वेलिंग रहना, क्या ये 2 अलग अलग तरीके की स्वेलिंग है, या जो कारण आपने स्वेलिंग के बताए हैं अलग अलग, तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, ऐसा तो जनरली नहीं देखा जाता है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य बहुत ही डाइवर्स क्वालिटी का होता है। तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, ज़्यादा कॉमन नहीं है कि किसी एक बॉडी पार्ट में हो। अगर पूरी बॉडी में स्वेलिंग है तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में कोई सेंट्रल लीजन हो, सेंट्रल प्रॉब्लम हो, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है या थायराइड का हो सकता है। अगर किसी एक पार्ट में है तो ये ग्रेविटी का इफेक्ट भी हो सकता है। ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज़ को नीचे पुल करती है। तो अगर हमारा वेनस ब्लड फंक्शन, वेनस 2 ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में होते हैं, आर्टरी और वेन। तो वेन वापस ब्लड को हमारे हार्ट की ओर भेजता है। तो अगर वेनस ब्लड वेसल का फंक्शन अगर बहुत अच्छा नहीं हो तो वापस ब्लड नहीं आ रहा होता है तो स्वेलिंग हो जाती है। जो लोग खड़े होकर काम करते हैं या ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं उनको ऐसा पैर में कभी कभी होता है। या नॉर्मली जो लोग खड़े नहीं रहते, अब किसी दिन ट्रैवल के कारण या किसी कारण से अगर ज़्यादा घंटे खड़े रहने पड़े तो उनके पैरों में स्वेलिंग कभी कभी आ जाती है। तो यहाँ पे फिर स्टमक का रोल ज़्यादा माना जाता है। जो वेनस ब्लड फंक्शन भी है, मेडिकल में वेनस ब्लड फंक्शन है, लेकिन इस वेनस ब्लड फंक्शन को नाड़ी में किस नाड़ी से जोड़ा जाए, क्योंकि अगर मेडिकल में कारण भी बता दिया गया कि वेनस ब्लड वापस नहीं लौट रहा है तो अब करना क्या है, वेनस ब्लड को कैसे हम वापस पहुंचाएं।
तो हम HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं। HT36 के अलावा हम स्प्लीन मेरिडियन पे काम कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट कई सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल रखते हुए एक पॉइंट एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहा है। आपने अपना सवाल एक सवाल वाक्य में भेजा है, तो आपको भी एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहे हैं। अगर डिटेल जरूरत पड़ी तो फिर से भेजिएगा तो और बताया जाएगा। HT36 पे काम करने से, वज्रासन में बैठने से, बटरफ्लाई करने से भी आपका ये बीमारी जो रोग जो है वो ठीक हो सकता है। अगर आप हीमोग्लोबिन अगर आपका कम हो तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने की हमारी वीडियोज़ देख लीजिए। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग, पालक है, गुड़ है, इसका अधिक सेवन करें। हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल हो जाता है तो उससे भी बहुत बार चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाती है। तो पूनम जी, हमने आपको अलग अलग तरह से ये समझाने की कोशिश की है कि किन कारणों की वजह से स्वेलिंग हो सकती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप जल्द से जल्द इसे आइडेंटिफाई करें। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आप हमें दोबारा अपना सवाल भेज सकती हैं, डिटेल में बता सकते हैं कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। हम वापस से आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट और सुझाव के साथ आपके सामने रहेंगे। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहे इस नंबर पर आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपको क्या बीमारी है, क्या समस्या है, इसके बारे में अगर आप 2 से 3 वाक्यों में हमें समझा पाएँ, अपना नाम अपनी जगह के साथ उस ऑडियो को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर पाएँ, तो आपको सवाल का जवाब मिल पाएगा। यह अगला सवाल हमें भेजा है प्रियंका दुबे जी ने गाजीपुर से। पूछिए अपना सवाल। आत्मबंधन सर, मेरा नाम प्रियंका दुबे है। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर की रहने वाली हूँ। मुझे ना यूरिन इन्फेक्शन है और वजाइनल इन्फेक्शन है। ये काफ़ी समय से चल रहा है और मैं लगभग 8 महीने से ध्यान कर रही हूँ। और ध्यान शुरू किया था 1 नवंबर से और लगभग फिर 40 डेज़ के बाद मुझे ये थोड़ा सा UTI वाली प्रॉब्लम शुरू हुई। मतलब ये नहीं कह रहे ध्यान की वजह से, क्योंकि शुरू हो गई। तो इसका ट्रीटमेंट भी हुआ है, लेकिन ये बार बार रीअकरेंस इसका हो जा रहा है। और सर मुझे ना थायराइड की भी प्रॉब्लम है। ये भी अभी रिसेंटली हुई है 3 महीने से। तो पहले से तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन है। तो इसके लिए भी क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। थायराइड की बहुत कॉमन हुआ थी दीपिका जी, हमने इस पे कई बार हम अपने शो में बात कर चुके हैं। तो थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड को ठीक करने के लिए थायराइड जो है वो एक्सप्रेशन से जुड़ा होता है। अगर हम अपने एक्सप्रेशन को हेल्दी वे में रखते हैं, अपने मन की बात को, दिल की बात को दबाना नहीं है। जब भी कहीं बोलने का भाव आए तो राइट वर्ड्स का यूज करते हुए राइट टोन में सही शब्दों को सही ढंग से ज़रूर बोलना है। जब हम अपने आप को व्यक्त करते हैं, अपने एक्सप्रेशन को अच्छा रखते हैं, तो थायराइड अच्छा होता है। तो अपने एक्सप्रेशन पे काम करें। ये मानसिक कारण, थायराइड का मानसिक कारण है ना। ऊर्जा के तल पे कारण, क्योंकि हर एक रोग जो है 5 तल पे होता है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। तो ऊर्जा के तल पे विशुद्धि चक्र पे काम करना है ध्यान के माध्यम से। विशुद्धि चक्र के लिए हम राग जय जयवंती के साथ ध्यान में बैठ सकते हैं। राग जय जयवंती के साथ ध्यान में बैठेंगे तो उससे विशुद्धि चक्र ठीक होता है। और जो इन्फेक्शन की बात बताई है, तो यहाँ पे एक इन्फेक्शन का जनरल कारण जो साइकोसोमेटिक रीजन होता है, डर, फियर। अपने भीतर के फियर पे काम करें। देखिए, हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन यानी कि कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर, बॉडी के सेल्स पे अटैक कर रहा है। तो ये अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे मन में ऐसा भाव है कि कोई हमारे ऊपर, हमारी लाइफ में हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। हम अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं ना। अगर हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं, जिसमें ध्यान का बहुत बड़ा रोल होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ध्यान से आप पाएंगे कि आपके जीवन में स्ट्रेंथ आ रहा है, आप अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। तो जब आप अपनी अंदरूनी शक्ति को रियलाइज करने लग जाते हैं, तो फिर जब अटैक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जब इस बात को आप समझ जाते हैं, ध्यान का अभ्यास करते करते धीरे धीरे आप कर्म सिद्धांत के बारे में समझते हैं। कर्म सिद्धांत पे आपने बहुत सारे सेशन सुने होंगे और भी सुनने की ज़रूरत है। अगर कर्म सिद्धांत हमें अच्छे से समझ में आ जाए, तब हमारे भीतर से डर और फोबिया गायब होता है। यहाँ पे डर और फोबिया आपको बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन का कारण समझना है, डर और फोबिया ही कारण होता है। अगर हम डर को जीत लेते हैं, देखिए लाइफ में, प्रैक्टिकल डेली लाइफ में अगर डर सामने कोई नहीं आता है तो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चल जाती है। लेकिन भीतर जो डर होगा, अगर हम आराम से चिंतन करेंगे तो आप ज़रूर डर मिलेगा,
उस डर पर, फोबिया पर काम करना है। समझना है किन बातों से आपको डर लगता है। जिन बातों से डर लगता है उन चीज़ों को आप करें। लो डोज, जिनसे हमें डर लगता है उन चीज़ों को अगर हम लो डोज में करते हैं तो हम उस डर को जीत जाते हैं। और डर को जीतने के लिए स्वादिष्ठान चक्र पर भी काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन का भी कनेक्शन जो चक्र के आधार पर हम देखेंगे तो स्वादिष्ठान चक्र ही है ना। स्वादिष्ठान चक्र, राग यमन के साथ ध्यान में बैठने से स्वादिष्ठान चक्र अच्छे होंगे। अगर मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आऊँ तो एक्यूप्रेशर पॉइंट में ये यांग एक्सेस है। यांग एक्सेस में को कम करने के लिए हम 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर की जो छोटी उंगली है उसके बेस पर साइड से 45 डिग्री एंगल से UB66 या BL66, 2 नाम है इसके, UB66 या BL66, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। आपको स्क्रीन पे फोटो दिखाया जा रहा है, इसका आप फोटो खींच के रख लीजिए और समझिए छोटी उंगली के बेस पर साइड से 45 डिग्री के एंगल से बाहर से है ये ना। तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। यहाँ पे दर्द नहीं मिलता है लेकिन फिर भी आप इसको दबाएं। और BL66 के अलावा SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे घुटने पर अंदर की तरफ से होता है। इस SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर एक महिला को इन जनरल यूं भी करना चाहिए। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है इसको दबाएंगे, यहाँ पे दर्द जरूर मिलेगा। खुद से ही दबाइएगा क्योंकि यहाँ पे दर्द काफ़ी मिलता है। ये आपके कई सारे अलग अलग गायनिकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए भी अच्छा होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट को थोड़ा अधिक देर के लिए लगा के रखें। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है इसको आप समझिए, इसका लोकेशन जो हमारे पैर में अंदर की तरफ है, ये घुटने के पास। तो आप इसको दबाएंगे, दर्द मिलेगा। दोनों पैर में 2-2 मिनट के लिए 5 बार दबाना है। और SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप अफर्मेशंस कर सकते हैं। चूँकि कारण पता चल गया कि डर है ना, तो मैं निडर हूँ, मैं हिम्मतवर हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं करेजियस हूँ, आई एम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई एम ए स्ट्रॉन्ग लेडी, आई एम ए एनर्जेटिक पर्सन, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं प्राणवान हूँ ना। अपने पॉजिटिविटी, अपनी शक्तिशाल को समझेंगे, बढ़ाएंगे तो आपको ये SP9 पर जो मसाज कर रहे हैं ये साथ में हेल्प करेगा। और अफर्मेशंस को समझने के लिए आप परिवर्तन देखिए। यू कैन हील योर लाइफ पे 15 वीडियोस हमने बनाए हैं। एक एक वीडियो को आप जैसे जैसे देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। आप नोट्स बनाइए, उसमें एक वीडियो को एक बार देखिए और नोट्स बनाइए तो आपको अफर्मेशन और अच्छे से समझ में आएगा। अफर्मेशंस भी अपने आप में बहुत डीप साइंस है ना। अफर्मेशंस के माध्यम से हम हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है इन्फेक्शन के मामले में। इन्फेक्शन में, वेजाइनल इन्फेक्शन में एक पॉइंट और भी है, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। हम अपने आप को किसी भी मामले में इन्फीरियर ना समझें। जेंडर के मामले में जब हम अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, दोनों जेंडर की समाज में अपनी महत्ता है ना, दोनों के अपने प्रो और कॉन्स हैं। लेकिन हमको बस जब हमें कोई लाइफ में कोई लिमिटेशन मिलता है, कोई आज़ादी नहीं मिलती या कोई दूसरे दिक्कतें होती हैं, तो हमको कभी कभी अगर ऐसा लगता हो कि महिला होने के कारण ये नुकसान है, तो इस माइंडसेट से बाहर आना है। टेम्परली सोसाइटी में अलग अलग, हमारी सोसाइटी पूरी तरह से हेल्दी नहीं है, तो टेम्परली कहीं पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में हावी नहीं होने दे, है ना। तो अगर हम अपने इस लिमिटेशन वाले माइंडसेट से, जेंडर से रिलेटेड जो लिमिटेशन वाले माइंडसेट्स हैं, अगर उससे बाहर आते हैं तो उसका भी रोल हमारे हेल्थ में होता है। यू कैन हील योर लाइफ के वीडियो देखते हुए, पढ़ते हुए आपको ये सब बातें भी समझ में आएंगी। तो अपने मन पर काम करें। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट, UB66 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। थायराइड के लिए अपना एक्सप्रेशन अच्छा करें। थायराइड के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। थायराइड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। 1 घंटे का वीडियो आपको यूट्यूब पे डॉक्टर से पूछोगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसको देखिए, उसको कीजिए, आपका थायराइड भी ठीक होगा और बाकी चीज़ें भी ठीक होंगी। प्रियंका जी, आपकी दोनों बीमारियों के लिए काफ़ी डिटेल में सर ने अलग अलग आपको एक तरह से ट्रीटमेंट बताए हैं। ध्यान आप कर ही रहे होंगे, साथ ही अगर आप इन सभी ट्रीटमेंट्स का ध्यान रखेंगे कि आपने क्या अफर्मेशन करनी है, क्या किताबें पढ़नी है, किस तरह का वीडियो देखना है और साथ ही एक्यूप्रेशर पॉइंट, तो आप अपनी दोनों ही समस्याओं से जल्दी निजात पा लेंगे। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल सर हमसे पूछा है रेखा मूलचंदानी जी ने पुणे से। पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम रेखा मूलचंदानी, मैं पूना से हूँ। मेरी बेटी की उम्र 30 साल है और उसको 3-4 साल से ना प्रोटीन लीक हो रहा है यूरिन में, तो कृपया उसका इलाज बताइए एक्यूप्रेशर में। देखिए रेखा जी, सिर्फ एक्यूप्रेशर से प्रोटीन लीकेज का इलाज होना मुश्किल है।
साथ में मेडिटेशन ज़रूरी है। और वैसे भी इन जनरल मेडिटेशन इज मोर पावरफुल देन एक्यूप्रेशर। दुनिया को नहीं पता, बहुत लोगों को लगता है कि आंख बंद करके बैठने से कैसे बीमारी ठीक होगी। आंख बंद करके बैठने से ही हमारे भीतर ज़्यादा ऊर्जा उतरती है। एक्यूप्रेशर से हम एक नाड़ी पे, 2 नाड़ियों पे, 4 नाड़ियों पे काम कर सकते हैं जितने एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करें। आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा ही, और ऐसे भी मैं बताता हूँ। ये प्रोटीन का जो लीकेज है, तो यहाँ पे समझना है कि किस ऑर्गन की कमी है। किडनी से, ये किडनी जो है, किडनी में हमारा ब्लड क्षमता है, प्रोटीन रुक नहीं रहा है और वो यूरिन में निकल जा रहा है। तो किडनी को अच्छा करना है। तो किडनी को अच्छा करने के लिए K1 और K6 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको बताता हूँ। पैर के तलवे में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। दोनों पैरों में मसाज करेंगे। दाहिने पैर में शायद हो सकता है कि आपको बेटी को दर्द मिले, तो दाहिने पैर में करना है। अगर दोनों में दर्द मिले तो दोनों पैर में करना है। अगर दर्द ना भी मिले तो भी K1 पे करना है। K1 दाहिने पैर में K1 को मसाज करते हुए, K1 को दबाते हुए, K1 के बाद K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो बोन के ऊपर है, हमारे पैर के एंकल के जस्ट नीचे। तो वहाँ पर हम ब्लैक कलर, K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम ब्लैक कलर लगा सकते हैं। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन आप गौर से समझिए, चूँकि यहाँ पर ज़्यादा दर्द नहीं मिलता। आप इसका फोटो खींच के रख लें। एंकल के जस्ट नीचे है ये। कभी कभी दर्द मिल भी जाता है। मिले या ना मिले, आपको मसाज करना है और ब्लैक कलर लगाना है। मसाज ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये हड्डी है, लेकिन आप ब्लैक कलर तो आराम से लगा ही सकते हैं। K1 पे, K6 पे आप मसाज करेंगे, कलर लगाएंगे और मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन रखते हुए स्वादिष्ठान चक्र को अच्छा करेंगे। जो हमारी जो किडनी है ना, वो स्वादिष्ठान चक्र से रेगुलेट होती है। अगर स्वादिष्ठान चक्र हेल्दी हो जाए तो किडनी ठीक हो ही जाएगी। तो मेडिटेशन दिन में 2 बार होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए मेडिटेशन का अभ्यास किया करें। और अगर राग यमन के साथ करेंगे तो स्वादिष्ठान चक्र के लिए ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो शुरुआत में जब भी ध्यान लग ही रहा है तब तो किसी भी म्यूजिक के साथ ध्यान लगा सकते हैं। जब ध्यान लगना लग गया तब फिर हम राग का जो स्पेसिफिक म्यूजिक है उसकी फिक्र करें। राग यमन है, और ऐसे भी स्वादिष्ठान चक्र के बहुत सारे म्यूजिक आते हैं। म्यूजिक मेडिटेशन करें, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं, फ़ायदा होगा। सर, यहाँ मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूँगी जी। क्योंकि आपकी एक एक्सपर्टीज़ है हर बीमारी का कारण बताने की, जड़ बताने की, कि हम जैसा सोचते हैं कभी कभी वो हमारी बॉडी पे रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि हर बीमारी का एक साइकोसोमेटिक रीज़न होता है। तो इस बीमारी का क्या रीज़न है, साथ ही खान पान में हम क्या बदलाव कर सकते हैं, किस खास तरह की सब्जियां या खाना हम खा सकते हैं? देखिए, ये इसका जो कारण है उतना समय तो हमारे पास नहीं है कि इसमें बारे में जाएं। मैं फिर से हमारी अंदरूनी बनावट बताता हूँ। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। अन्नमय कोश फिजिकल शरीर का है, जिसमें नाड़ियाँ हैं। हमारा शरीर है वो हमारे अल्ट्रासाउंड पे किडनी दिख जाती है। लेकिन प्राणमय कोश में ऊर्जा है, नाड़ी है, वो नहीं दिखती, चक्रा नहीं दिखते। वो ध्यान में समझ में आ सकते हैं। क्लियर फोटोग्राफी आ गया है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, वाइडली ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो चक्रा क्या बारे में हम नहीं जानते। तो चक्रा पे भी कारण है, स्वादिष्ठान चक्र का कारण है, मनोमय कारण है, और कर्मा कारण भी होता है ना। पेरेंट्स की एनर्जी भी जब बच्चे बीमार होते हैं तो बहुत बार पेरेंट्स की एनर्जी फील्ड या उनका कर्मा भी कनेक्टेड होता है। तो अगर पेरेंट्स भी ध्यान में बैठें, पेरेंट्स भी अपने स्वादिष्ठान चक्र को ठीक करें तो उससे ये हेल्थ अच्छा हो सकता है। और कर्म सिद्धांत को समझते हुए कर्मा पे हम काम करें, हम ध्यान सिखाएं, हम सेवा करें, हम प्रेम बांटें, हेल्प करें। जहाँ भी हेल्प किसी को किया जा सकता है वहाँ पे हम हेल्प करते हैं तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं, है ना। कर्म सिद्धांत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते। कर्म सिद्धांत को समझिए, कर्म पे काम कीजिए। भोजन की बात करी, भोजन पूछा है आपने, तो भोजन के मामले में किडनी बीन यानी कि राजमा किडनी के लिए बहुत अच्छा है। तो किडनी बीन का सेवन करें। और कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट, इनफैक्ट हर एक मिलेट काम में आएगा लेकिन कोदो मिलेट सबसे अच्छा है। तो मिलेट का सेवन जो है वह भी हमें बॉडी को हील करने में, रिजुविनेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। 5 मिलेट्स के अम्बली और खमीर, इनका सेवन किया करें। कोदो मिलेट जो है वो आपको अमेज़न पे मिल जाता है। कोदो मिलेट को आप इसका खिचड़ी बना के खा सकते हैं, इसकी अम्बली या खमीर बना के खा सकते हैं, कई तरीके से खाया जा सकता है। ये कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट, ये उतने कॉमन अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन अमेज़न पे ऑनलाइन तो मिल जाते हैं। इस पर बुक भी अवेलेबल है मिलेट की, आप उसको थोड़ा पढ़िए, अगर आप इजीली PDF मिल जाएगी
तो उसको पढ़ के भी आप समझ सकते हैं मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स का सेवन करने से, राजमा का सेवन करने से हमारी किडनी को फ़ायदा होता है। तो रेखा जी, खान पान में आपने राजमा और कोदो मिलेट खाना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करें तो K1 K6 की बात आपको बताई है डॉक्टर साहब ने, और साथ ही आपको बोला है कि अगर आप ध्यान करते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने परिवारजन के साथ मिलकर ध्यान करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, साथ में आपके परिवारजन को भी फ़ायदा होगा। सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल की तरफ बढ़े, मैं चाहूँगी सर कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से वो हमसे सवाल कर सकते हैं और अपना जवाब सुन सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप अपना ऑडियो शांत माहौल में, आसपास कोई आवाज़ ना आ रही हो, उस शांत जगह पर अपना ऑडियो, छोटा ऑडियो 1 मिनट के टाइम ड्यूरेशन के अंदर 3 से 5 वाक्यों में अपने सवाल को भेजें। अगर आपको स्पष्ट नहीं हो रहा तो पहले अपने सवाल को लिख लें, जो मेन पॉइंट है उसको लिख लें, जो मेन डायग्नोसिस है, डॉक्टर ने कहा, अगर डॉक्टर दिखाया है, डायग्नोसिस पता है, डायग्नोसिस को लिख लें। डायग्नोसिस को लिखने के अलावा आपकी जो समस्या जो है अपने शब्दों में भी थोड़ी डिस्क्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम बीमारियों के नाम से नहीं, आपकी जो लक्षण हैं उसके आधार पे चक्रों के हिसाब से, चक्र के हिसाब से आपको बताते हैं और एक्यूप्रेशर पॉइंट बताते हैं। आपको साइकोसोमेटिसिटी, मानसिक कारण बताया जाता है। तो अपने शब्दों में 3 से 5 वाक्यों में 1 मिनट के अंदर आप अपना ऑडियो बनाकर भेजें, तो आप अगले फ्राइडे या जब भी आपका क्वेश्चन का नंबर आता है तो आपके सवाल को लिया जाएगा। जी हाँ दर्शकों, हम अपने इस शो के द्वारा आपको किसी भी तरह की मेडिसिन को यूज़ करने के लिए मनाही करते हैं, क्योंकि हम आपको बताते हैं आध्यात्मिक जो एक साधन जिससे आप अपना इलाज कर सकते हैं, किस तरह आप अपने ध्यान करने की आदत से, खान पान की आदत से या प्रकृति के जुड़ाव से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है ऋतु जी ने दिल्ली से। मैम पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम ऋतु है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी उम्र 33 इयर्स है और मेरा प्रश्न है कि मुझे पिछले 3 साल से खुलकर भूख नहीं लग रही है, मतलब बिल्कुल ही भूख खत्म हो चुकी है। तो इसका क्या कारण है? और मेरा वजन भी 60 किलो से 36 किलो पर आ गया है। मेडिसिन भी मैं बहुत ले चुकी हूँ, वो दवाइयाँ क्यों असर नहीं कर रही हैं? दवाइयाँ असर नहीं कर रही क्योंकि दवाइयाँ कभी असर करती ही नहीं है ऋतु जी। कोई भी बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं होती, वो प्रकृति से ठीक होती है। दवाइयाँ खाते हैं तो हमें ऐसे भरोसा लगता है कि बीमारियाँ जो है ठीक हो रही हैं, ठीक तो वास्तव में प्रकृति करती है। रात में जब हम सोते हैं, गहरी नींद में जितनी गहरी नींद में जाते हैं, प्रकृति उतनी अच्छी हील करती है। अगर उस हीलिंग को हम बढ़ाना चाहें तो हम अपने जीवन में ध्यान के नियमित अभ्यास से उसको हम तेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने चक्रों के बारे में सुना हो, हमारे पास 7 चक्र होते हैं। तो उसमें जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उसके अंदर पृथ्वी तत्व होता है। मूलाधार चक्र हमारा अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर हमारा वजन जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए मूलाधार चक्र के बारे में आप समझिए। मूलाधार चक्र के म्यूजिक के साथ ध्यान में बैठिए, थोड़ा प्रकृति में जाकर मिट्टी पर, घास पर बैठकर थोड़ा ध्यान में बैठिए 15 मिनट के लिए। नहीं अगर वो संभव है तो कल्पना करें कि आपका मूलाधार चक्र जो है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और ध्यान में आप बैठें। तो मूलाधार चक्र का जो म्यूजिक है वो मैं आपको बताता हूँ, राग श्याम कल्याण, राग हंस ध्वनि, उनके साथ आप ध्यान में बैठ सकते हैं। दिन में 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए। और आप कोदो मिलेट और लिटिल मिलेट का सेवन करें। जो मिलेट है वो हमारे शरीर को हर मामले में अच्छा करते हैं। तो यहाँ वजन बढ़ाने के लिए भी मिलेट्स का प्रयोग किया जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि मिलेट से वजन कम होता है, नहीं, मिलेट से वजन नॉर्मल होता है। तो लिटिल मिलेट, कोदो मिलेट, इनका आप सेवन किया करें। अमेजन पे ये इजीली अवेलेबल है। इसको आप, इसकी कोई भी रेसिपी बना के खा सकते हैं। खिचड़ी सबसे आसान है बनाना, बाकी इसका खमीर बनता है, रोटी भी बनती है, हर एक आइटम, डोसा बनता है, जो भी आप बनाना चाहें। तो मिलेट, कोदो मिलेट और लिटिल मिलेट, इनका सेवन करेंगे तो इससे आपका वेट जो है नॉर्मल होगा। मूलाधार चक्र पे काम करेंगे, उस पर नॉर्मल होगा। और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट ही बताता हूँ आपको, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे दाहिने पैर में, पैर के तलवे और उसके ऊपर का हिस्सा, जो पैर का तलवा थोड़ा गोरा होता है और उसके ऊपर सांवला हिस्सा, उसके जंक्शन पे ये SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसका 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करें। चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच लें और यहाँ पर 2 मिनट मसाज दिन में 5 बार करें। यहाँ पे आप हल्दी लगा के, हल्दी की गाढ़ा लेप लगा के भी छोड़ सकते हैं, तो उससे कलर थेरेपी हो जाएगी।
SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट की कलर थेरेपी से भूख बढ़ती है। भूख बढ़ेगी, मिलेट्स खा रहे हैं तो फिर शरीर में लगेगा, वजन नॉर्मल हो जाएगा। तो रितु जी, आपने ध्यान रखना है SP4, ये जो आपको सर ने बताया है एक एक्यूप्रेशर पॉइंट, इस पर आपने ध्यान रखना है। साथ ही मिलेट्स आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं। जैसे कि सर ने बोला कि आप मिलेट्स को वज़न बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी समस्या से जल्दी मुक्त होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल हमसे पूछा है साक्षी पटेल जी ने भोपाल से। पूछिए अपना सवाल। नाम साक्षी है, मैं भोपाल से हूँ। माई एज इज 30 ईयर्स। सर मुझे ये पूछना था कि मैं योगा करती हूँ या कुछ भी वर्कआउट करती हूँ तो मेरी सांस बहुत ही ज़्यादा फूलने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से फूलने लगती है। बहुत देर तक ना भी करूँ तो भी सबसे ज़्यादा जो बॉडी में इफेक्ट होता है, मैं थकती भी नहीं हूँ, मैं और कर सकती हूँ, लेकिन मेरी सांस इतनी फूलने लगती है कि मुझे 2 मिनट पॉज लेके सांस लेना पड़ता है। ऐसा लगता है कि कहीं मतलब सांस रुक ना जाए, तो स्टॉप होकर पहले सांस लेके और फिर नेक्स्ट आगे प्रोसीड कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है सर, प्लीज आंसर। देखिए, इसके लिए क्या है कि हमारे शरीर में जो हार्ट ऑर्गन है और जो लंग है, हार्ट और लंग को हेल्दी रखने की ज़रूरत है। तो हार्ट को हेल्दी करने के लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट। हमारी छोटी लाइन के सीक्वेंस में ये HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आप इसको मसाज करेंगे तो इससे हमारा जो हार्ट की जो नाड़ी है वो एक्टिव होगी। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसका फ़ोटो खींच लीजिए और इसे अच्छे समझिए। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जनरली दर्द नहीं मिलता है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द मिले या ना मिले, आपको इसे धीरे धीरे 2 मिनट के लिए दबाना है और ऐसा दिन में 3 से 5 बार दबाना है। जब आपका ये 2 मिनट का दबाना हो गया हो तो आप इस HT7 एक्यूप्रेशर पर लाल रंग से कलर थेरेपी भी कर सकते हैं। रेड कलर, लाल रंग का मार्कर से इस HT7 पे आप लाल रंग का गोला लगा लें और ये दोनों हाथों में लगाना है। हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है तो लेफ्ट साइड का पॉइंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन थोड़ा सा राइट में भी करना है। और ये जो कलर थेरेपी है ये 5-6 घंटे के लिए होती है। ये जो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसके अलावा हम सुजोक मेरिडियन, ब्यूल मेरिडियन पे भी काम कर सकते हैं। हर एक छोटी उंगली पर 3 ब्यूल मेरिडियन, सुजोक मेरिडियन होते हैं। तो इंडेक्स फिंगर, अंगूठे की बाद वाली उंगली जो है, इसमें हम 3 छोटी लाइन की कल्पना करें और जो सबसे मिडिल फिंगर की जो लाइन है उस लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन हमें खींचनी है लाल रंग की। तो ये हार्ट मेरिडियन का कॉरेस्पॉन्डिंग है सुजोक के अंदर। तो लाल रंग लगाने से हार्ट मेरिडियन जो है वो एक्टिव होती है। ये कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी 5-6 घंटे के लिए होनी चाहिए। इस एक्यूप्रेशर इस मेरिडियन को, ब्यूल सुजोक मेरिडियन को रेड कलर लगाने से दोनों हाथ में लगाना है। आपकी हार्ट मेरिडियन एक्टिव होगी। हार्ट मेरिडियन अच्छी हो तो आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने पर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ये आपको नहीं होगी। इसका भी फोटो खींच कर आप रख ले, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इंडेक्स फिंगर पर ये हमारे अंगूठे की बगल वाली उंगली पर ये लाइन है। तो हार्ट मेरिडियन पे काम करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो अच्छी हो जाएगी। और थोड़ा खुश रहा करें, सेल्फ लव। हार्ट का जो इमोशन है वो जॉय है। जितना हम खुश रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, उतना हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। तो जॉयफुल होने का क्या तरीका है? सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना, जो लुई हैं सिखाती हैं। हम खुद से प्यार करना सीखें। खुद से प्यार हम करते हैं तो जिन चीज़ों को करना हम पसंद करते हैं उन चीज़ों को करते हैं। तो जो चीज़ें आपको खुशी देती है उन चीज़ों को ज़रूर करें, उनको खुशी होकर करें। है ना, सोसाइटी में हमने बहुत सारी चीज़ों को अपने हम पेरेंट्स के कहने पे या घर में जो बड़े लोग हैं उनके कहने पर हम करते हैं। ठीक है, थोड़ा फैमिली में वो उन चीज़ों की आवश्यकता भी होती है, लेकिन खुद को खुश रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको भी एक्टिवली ज़रूर किया करें। तो आप परिवर्तन एपिसोड हमारे हैं, 15 वीडियो का एपिसोड है, उसको देखिए। उसको देखने से आपको सेल्फ लव बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो सेल्फ लव करने से, जॉय बढ़ाने से, अपनी पसंद की चीज़ों को, अपनी हॉबीज़ को एक्टिवली परस्यू करने से हम खुश रहते हैं। और जितना हम खुश रहते हैं हमारा हार्ट उतना हेल्दी होता है। और हार्ट हेल्दी होगा, HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट में मसाज करेंगे तो हमारा वो नाड़ी हेल्दी होगी। और जब नाड़ी हेल्दी हो जाए तो आपकी समस्या जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। क्या सर ऐसा भी है कि आज जो लोग हैं अपने आप को बहुत ही बिजी रख चुके हैं
उन्हें लगता है कि भागदौड़ है, रोजमर्रा के काम इतने हैं, हमें जॉब पर जाना है, पढ़ाई करना है और अपने आप को प्रकृति से दूर कर लिया है। क्या जो ये सांस फूलने की जो आदत है या ये कमी कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं, ये प्रकृति से दूर होने का भी कारण है? देखिए, प्रकृति से दूर होना तो कारण हम मान सकते हैं, हर जगह पे होता है। देखिए, हमारे शरीर में 5 तत्व है: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। जब पृथ्वी तत्व की जहाँ पे कमी स्पष्ट रूप से समझ में आती है, तो वहाँ पे प्रकृति से दूर होना एक क्लियर कट कारण होता है। यानी कि हमारा जो मूलाधार चक्र जब डिस्टर्ब होता है, तो जहाँ पर अग्नि तत्व की कमी होती है, मणिपुर चक्र जहाँ पर डिस्टर्ब होता है, मणिपुर चक्र का डिस्टर्ब होने का भी कई सारे अंदर फैक्टर हैं, क्योंकि डायबिटीज में भी मणिपुर डिस्टर्ब है और हाइपरटेंशन में डिस्टर्ब है, लेकिन दोनों में अलग अलग तरीके से डिस्टर्ब है। तो मणिपुर चक्र जब डिस्टर्ब होता है तो हमारा सूरज से दूर होना हमारा कारण होता है। तो सूरज से नज़दीक जाएंगे तो अग्नि तत्व ठीक होगा। यहाँ पर दोनों से मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर सेल्फ लव, खुद से प्यार करना है। तो प्रकृति से के पास जाना तो इन जनरल अच्छा होता ही है ना। प्रकृति के पास हम जाते हैं तो प्राण वायु, हमें फ्रेश प्राण वायु मिलती है, हमारा ऑक्सीजन अधिक मिलता है, हमारा लंग हेल्दी रहता है। तो प्रकृति से नज़दीक जाना तो इन जनरल सब में अच्छा है, लेकिन इस कंडीशन में जो अभी श्वास फूलने की समस्या है, यहाँ पे खुद से प्यार करना, सेल्फ लव और जॉय, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। क्या संगीत के माध्यम से भी हम खुद को प्यार करने की जो एक पहली पहल है वो कर सकते हैं? बिल्कुल। म्यूजिक थेरेपी तो बहुत अंडररेटेड प्रैक्टिस है। म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छा काम की है। यहाँ पे संगीत में हमें चक्र के सिद्धांत को समझते हुए, हमारा जो हृदय चक्र है, जिसका दूसरा नाम अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र अगर हेल्दी हो तो ठीक होगा। तो हमें उस म्यूजिक को समझना है, राग भैरव, राग दुर्गा, जो हमारे हृदय चक्र को एक्टिव करता है, हमारे हृदय चक्र को जागृत करता है। तो राग दुर्गा है, राग भैरव है, ये दोनों राग इजीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा बता रहा हूँ। नहीं तो राग तो बहुत सारे मिलेंगे। कोई नए राग को साथ भी हम ट्राई कर सकते हैं। अगर हमें ध्यान के दौरान अगर हमें थोड़ी ऊर्जा के सेंसेशन फील होने लग गए हों, बहुत सारे अच्छे ध्यानियों को अपने चक्र का थोड़ी अनुभूति थोड़ी फिर शुरू हो जाती है। तो किसी विशेष कोई म्यूजिक अच्छा लग रहा है, आंख बंद कर रहे हैं, उस म्यूजिक के साथ वो अच्छा ध्यान हो रहा है, तो हम ये फील कर सकते हैं कि इस संगीत के साथ हमारे भीतर किस तल पर स्पंदन हो रहा है। तो हम खुद से भी डिस्कवर कर सकते हैं कि कौन सा राग, कौन सा म्यूजिक हमारे हृदय के लिए अच्छा है। राग दुर्गा और राग भैरव जो है वो यहाँ पर काम आएगा। म्यूजिक मेडिटेशन, हम आंख बंद करके म्यूजिक को सुने तो म्यूजिक थेरेपी है, और अगर हम म्यूजिक के साथ सांसों पर ध्यान लगाएं, मेडिटेशन में बैठें, तो वो म्यूजिक मेडिटेशन है। तो म्यूजिक मेडिटेशन और म्यूजिक थेरेपी, इससे भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो साक्षी जी, उम्मीद करते हैं कि आपने डॉक्टर साहब की बताई गई सभी बातों को ध्यान से सुना होगा। किस तरह का म्यूज़िक आपने सुनना है, मेडिटेशन करते समय आपने कितना समय मेडिटेशन में देना है, किस तरह की सोच रखनी है। सबसे ज़रूरी है आपका खुद से प्यार करना, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो सारी समस्याएं आपकी वहीं से शुरू हो जाती हैं। आपने सवाल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहूँगी कि जिन भी दर्शकों ने अभी तक हमें अपने कोई भी सवाल नहीं भेजे हैं और वो चाह रहे हैं कि सवाल पूछा जाए, लेकिन क्या प्रोसेस है उनको नहीं पता है, तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप अपना नाम, जगह और अपनी समस्या को ऑडियो में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सवाल आपका बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। किसी भी मेडिकल जो भी लैंग्वेज है वो ना बताकर आप अपनी समस्या, आप किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, इस तरह के आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है सोनू जी ने हिमाचल प्रदेश से। पूछिए अपना सवाल। मैं सोनू, मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरी उम्र 40 इयर्स है। मेरा प्रश्न है कि मुझे लास्ट 20 ईयर्स से डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, और अब मुझे कुछ टाइम से साथ में ब्लोटिंग और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी की प्रॉब्लम भी फेस आ रही है। पर मैं लगभग 1 साल के करीब से ध्यान करना शुरू किया है। मैं पहले से थोड़ा बेटर चुका हूँ। मैं कैसे अपने को पूरी तरह रिकवर करूँ और इस ध्यान मार्ग से हमेशा जुड़ा रहूँ?
और मैं पत्री जिगर जी का आभारी हूँ जिन्होंने हमें इस ध्यान के मार्ग में हमें लेकर आए। धन्यवाद। सोनी जी का जो सवाल है, इनको इतने लंबे समय से ये डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और जी। उसके बाद भी ये मेडिटेशन में आए हैं, और ये काबिल तारीफ बात है कि आपने एक हद तक तो आप अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने पहल कर ली है। आप प्रशंसा के पात्र हैं। सोनू जी, देखिए, ध्यान में हम जो सांसों पर ध्यान में लगाने में बैठते हैं, इससे मिलती जुलती एक प्रैक्टिस है ब्रेथ वर्क। हमारे पीएमसी पे ही आपको वो ब्रेथ वर्क का ऑडियो मिल जाएगा। आप 1 महीने के लिए आप डेली ब्रेथ वर्क का अभ्यास शुरू करें। ब्रेथ वर्क थोड़ा सा इंटेंसिव प्रैक्टिस होती है। लेट कर एक स्पेसिफिक म्यूजिक है, उसके साथ कंटिन्यूस ब्रीदिंग करनी होती है, कॉन्शियस कनेक्टेड ब्रीदिंग, बीच में रुकना नहीं होता है। नॉर्मल जब हम सांस ले रहे होते हैं उसमें नेचुरली एक छोटा सा कुंभक आता है, थोड़ा सा गैप आता है, लेकिन जो हम ब्रीदिंग ले रहे हैं तो हमें लगातार सांस लेनी है। इसका जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 10-15 मिनट में ही आपको अपने भीतर बहुत सारे अलग अलग इमोशन रिलीज होते हुए और बहुत सारे ब्लॉकेज खुलते हुए महसूस हो सकते हैं। जो ये डिप्रेशन है, इसको हम नाड़ियों के हिसाब पे समझें तो हमारे शरीर में अलग अलग नाड़ियों का, खासकर हृदय की नाड़ियों का ये ब्लॉकेज है। नाड़ियाँ ठीक से उनमें ऊर्जा नहीं बह रही है तो ब्लॉकेज हो जाता है। ब्रेथवर्क का अभ्यास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ब्रेथवर्क के अलावा आपको वॉकिंग करना, मूवमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है। वॉकिंग करने की आदत रखा करें, सुबह में या शाम में या दोनों टाइम थोड़ा वॉक किया करें। जितना ज़्यादा आप वॉक करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप ऑडियो सुनना पसंद करते हैं तो कोई ऑडियो पॉडकास्ट सुनते हुए या म्यूजिक सुनते हुए या यूट्यूब पे वीडियो भी सुनते हुए भी आप वॉक कर सकते हैं। अगर आपका वैसा अगर पीसफुल अगर जगह है आपको जहाँ पे वॉक कर रहे हैं तो ये तो वॉक करना है किसी भी तरह से ना। अगर कोई फ्रेंड मिल जाता है तो फ्रेंड्स के मिलने से आपका एक रूटीन सेट हो सकता है ना। रूटीन जब सेट हो जाता है तो फिर हम रेगुलर रूप से वॉकिंग करते हैं। तो डिप्रेशन को जीतने का ये वॉकिंग एक बहुत अच्छा पावरफुल माध्यम है और ब्रेथवर्क है। इसके अलावा मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट में अभी हार्ट की जो ब्लॉकेज है, हार्ट की ब्लॉकेज दूर करने के लिए हमारी कलाई पे HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। हमारी छोटी उंगली के लाइन में इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। कलाई पे आप इसको, एक चित्र आपको दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लीजिए, इसको समझिए ठीक से। रिस्ट पे आपको इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। ये HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे भी इन जनरल बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ में काम आता है। नॉर्मल लोग भी इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 1 बार 2 बार दबा सकते हैं, आपको दिन में 5 बार दबाना है। इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप सेल्फ लव के अफर्मेशंस किया करें। सेल्फ लव यानी कि अपने आप से प्यार करना और उस प्यार में खुश रहना। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। लाइफ को हम एंजॉय करेंगे तो डिप्रेशन रह ही नहीं सकता। मैं खुश रहता हूँ, जो काम मुझे पसंद है वो मैं करता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ। जो मुझे खुशी देता है मैं उन चीज़ों को करता हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ। तो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप ये पॉजिटिविटी के ये अफर्मेशंस किया करें। ताज़ा भोजन ही आपको करना है। जो भी भोजन प्लास्टिक में बंद होता है, एक बार प्लास्टिक में बंद हो जाता है ना, आप समझिए कि किसी इंसान को प्लास्टिक में बंद कर दिए तो सांस नहीं ले पाएगा। वो जो खाद्य पदार्थ होता है वो मर जाता है। एनर्जी वाइज आपकी भूख को, जीव को संतुष्टि दे देता है, आपको पेट को भी लगता है कि मैंने कुछ खा लिया, लेकिन वास्तव में ना उससे कोई प्राण एनर्जी नहीं होती। तो वैसे तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ प्लास्टिक में बंद होती है या किसी डिब्बे में बंद होती है वो नहीं खानी चाहिए। आपको तो बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि ना ये आपके केस में जो एनर्जी जो डिस्टर्ब होती है वो एनर्जी जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है ये डेड फूड खाने से। ये डेड फूड हमको समझें, जो प्लास्टिक में बंद है या किसी भी डिब्बे में बंद है। ताज़ा भोजन, घर का भोजन, फल सब्जियाँ ये अधिक से अधिक खाया करें, वॉकिंग किया करें और सनलाइट में बैठना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 15 मिनट से आधे घंटे के लिए आपको हर दिन सनलाइट में ज़रूर बैठना चाहिए। सनलाइट में बैठकर आप मेडिटेशन में भी बैठ सकते हैं, या आप वॉकिंग कर सकते हैं, या एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह से सनलाइट में आपको आधे घंटे के लिए होना है। सिर्फ विटामिन डी की बात नहीं है, सनलाइट में जो सूर्य प्राण है वो सूर्य प्राण डिप्रेशन को ख़त्म कर देता है। और जो आपने इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर बताई और जो दूसरे प्रॉब्लम, जब डिप्रेशन जब ठीक होगा तो बाकी समस्या भी ठीक होने लग जाएगी। आप प्राणायाम कर सकते हैं। जो इंटेस्टाइन है उसका कनेक्शन हमारे फेफड़े से, लंग से होता है। तो प्राणायाम करेंगे हमारा लंग हेल्दी रहेगा, और लंग हेल्दी रहेगा तो हमारी आंतें हेल्दी रहेंगी। तो आप प्राणायाम का भी अभ्यास करें। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे।
सर जैसा कि हम देखें, हमने भी जून में एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि काफ़ी लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। ऐसे में जब हर कोई इस बीमारी से कभी ज़्यादा तो कभी कम तौर पर ग्रसित है, परिवारजनों की क्या भूमिका रह सकती है? बहुत बड़ी भूमिका है हमारे समाज में ना। फैमिली वैल्यूज़, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत डिग्रेड हो चुके हैं। देखिए, सोसाइटी में हमने पैसे को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे दिया है, हमने सोशल प्रेस्टीज, शो ऑफ को ज़्यादा महत्व दे दिया है। शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपको खुशी देता है हर एक परिवार में वही करना चाहिए। अब जैसे शादी विवाह का मौका होता है, लोग लोन लेके, कर्जा लेके शादी विवाह करते हैं, मतलब खर्चे करते हैं, वो शो ऑफ है। अरे आपको जो चीज़ खुशी देता है उन चीज़ों को करें। हर मामले में दूसरों को खुश करने के लिए मत करें, जो चीज़ आपको खुशी देती है उसके लिए करें। और परिवार में एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। हर परिवार में एक टाइम का भोजन परिवार के लोगों को एक साथ बैठ के करना चाहिए। अगर हम भोजन के के टाइम पे एटलीस्ट अगर अपने एक साथ बैठते हैं तो बातचीत होती है, तब हम एक दूसरे के साथ प्रेम के क्षण बांट पाते हैं, है ना। लोग अपने अपने मोबाइल में, अपने अपने कमरों में व्यस्त होते हैं, वो हेल्दी ट्रेंड नहीं है। हम परिवार के दूसरे सदस्यों को सुनने के लिए उनके साथ बैठें ना। अलग अलग विचारधारा होती है, मंतव्य होते हैं, लेकिन फिर भी हम सुने और दूसरों के ओपिनियन को सम्मान दें। तो फैमिली में तो फैमिली का बहुत रोल होता है डिप्रेशन को दूर रखने में। अगर हर एक पर्सन अपने फैमिली में जो दूसरे लोग हैं उनका केयर करने के लिए अगर तैयार है, उनके साथ टाइम बिताने के लिए तैयार है, अगर हम एक टाइम एक साथ बैठ कर भोजन करते हैं, एक दूसरों के सुख दुख में एक्टिवली साथ देते हैं। देखिए, दुख में हम ये सोचते हैं कि दूसरा बेचारा है, लाचार है, फिर उसकी हेल्प करने जाते हैं। जब दुख दिख रहा है उससे पहले भी बहुत बार किसी के मन में कुछ चल रहा होता है। जब हम टाइम साथ स्पेंड करेंगे तब पता चलेगा दूसरे व्यक्ति का क्या दुख है, क्या प्रॉब्लम है, और कितनी बार साथ में टाइम बिताने से, ठीक से बात करने से दुख की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, या समझ में आ जाता है कैसे सॉल्व किया जाए। तो फैमिली में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं, तो जो डिप्रेशन है या मेंटल इश्यूज़ हैं, इसको तो बहुत आसानी से सोसाइटी में हम कम कर सकते हैं। सोनू जी, सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल हमसे पूछा है विकी कुमार जी ने बिहार से। सर पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम विकी कुमार है, मैं बिहार से हूँ। मेरा उम्र 19 वर्ष है और मैं काफ़ी दिन से मेरा बाल बहुत ज़्यादा टूट रहा है। बाल टूट रहे हैं 19 साल की उम्र में बाल टूटने की समस्या जी। कारण समझ रहे हैं डिम्पिका जी, क्या क्या कारण होता है इसका कारण है, मेन कारण है स्ट्रेस, तनाव। हम जीवन में जितना ज़्यादा तनाव लेते हैं, करियर का हो, आगे पढ़ाई का है, नौकरी मिलेगी, नौकरी में अच्छा पैकेज मिलेगा, बहुत लोगों को मैरिज का होता है, तो ये अलग अलग तनाव जो सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स या दूसरे लोग हमारे बड़े हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उन एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने का तनाव कई तरह के हो जाते हैं ना। तनाव हावी होता है तो ये तनाव एक बड़ा कारण होता है बालों के झड़ने के। तो तनाव से अपने आप को दूर करना सीखें। कैसे दूर कर सकते हैं? ध्यान का अभ्यास तो आप कर ही रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। ध्यान के अभ्यास के अलावा आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है। दिन में 2 बार या 1 बार ध्यान में बैठिए और 1 बार आप योग निद्रा कीजिए। अगर डेली योग निद्रा आप करते हैं 1 महीने के लिए, 1 महीना ठीक लगे तो बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 महीने रेगुलर योग निद्रा करते हैं तो योग निद्रा आपके तनाव को काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसके अलावा अपने लाइफ में अपने एम्बिशन, अपने गोल खुद सेट किया करें, दूसरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल ना दें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तनाव से बचने का लाइफ में क्या करना है आप खुद डिसाइड करें ना। तो योग निद्रा करने से तनाव कम होता है। मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करता हूँ। UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे काफ मसल्स पर, पैर में काफ मसल्स के पीछे होता है UB57। इसको आप मसाज किया करें। UB57 मसाज करने पे आपको दर्द मिलने की अधिक संभावना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द मिले या ना मिले
आपको उसको मसाज करना चाहिए। दोनों पैर में UV57 का मसाज करना है। UV57 को मसाज करने के अलावा पैर में K1 को मसाज करना है, खासकर बाएं पैर का K1। दोनों पैर के तलवे में ये K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। बाएं पैर के K1 को आपको मसाज करेंगे और मसाज करते हुए K1 को एक मसाज करते हुए UV57 को मसाज करते हुए जो तनाव से दूर रहने के लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को एक बार समझ लें, अपनी कॉपी में लिख लें और उसको अपने माइंड में रिपीट किया करें। मैं खुश रहता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ। रिलैक्स रहने से, खुश रहने से, मस्त रहने से हमारी जो तनाव है वो कम होती है, और तनाव कम होती है तो आपकी बालों की समस्या जो है वो ठीक होती है। एनर्जी लेवल पे और काम करने के लिए आपको राजमा का सेवन और मिलेट्स का सेवन करना है। राजमा से हमारी किडनी हेल्दी होती है, हमारे बोन हेल्दी होते हैं और हमारे बालों का जो हेल्थ है वो हमारी किडनी से कनेक्टेड होता है। बालों का आयुर्वेद में कहते हैं अस्थि बल, ना अस्थि बोन किडनी से कनेक्टेड है। तो राजमा का सेवन और मिलेट का सेवन ये आपके हेल्थ को अच्छा करेगा, आपके बालों की समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। विक्की जी, आपने सवाल पूछा, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपने सर की बताई गई सभी बातों को ध्यान से सुना होगा, ज़रूरत पड़ने पर आपने उसे नोट डाउन भी किया होगा और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप अपनी समस्या से जल्द फ्री हो जाएं। अभी वक्त हो चला है आपसे रुखसत लेने का। सर, आपने हमारे सभी दर्शकों को हमेशा की तरह डिटेल में जवाब दिया, उनको बताया कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है, खुद का सकारात्मक रहना कितना ज़रूरी है और खूब सारा ध्यान करना भी कितना ज़रूरी है। सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे। आप हमें अपने सवाल पूछते रहिए, हम आपके लिए जवाब लेते आएंगे। चलिए, मैं आपसे रुखसत लेती हूँ। नमस्कार, देखते रहिए PMC हिंदी।